मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। आज से हम यूपीपी के लिए जो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस आते हैं उनको हल करवाएंगे। उसके बाद आपको हिंदी के क्वेश्चन हल करवाएंगे। उसके बाद मैथ के क्वेश्चन हल करवाएंगे और उसके बाद रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको हल करवाएंगे। तो इससे आपकी जो यूपीपी की प्रिपरेशन है पूरी तरह से तैयारी अच्छी से हो जाएगी, ताकि आने वाले पेपर में आप अच्छा स्कोर कर सको। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आप एक बार देखोगे, उनको पढ़ोगे, उनका आंसर खुद सोचोगे, फिर हम आंसर बताएंगे, आप उनको मिलाओगे। और ये केवल जीएस का है, तो आप देखोगे जीएस में जो 35-36 क्वेश्चन आते हैं उनमें से आप कितना सही कर लेते हो। उसके बाद आप रीजनिंग में भी देखोगे आप कितना सही कर लेते हो, हिंदी का भी देखोगे कितना सही कर लेते हो और मैथ का भी देखोगे। और आप सबको जोड़ोगे और आपके अगर क्वेश्चन 105 या 110 के ऊपर जा रहे हैं, समझ लीजिए आपकी यूपीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। मतलब चारों पार्ट, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस, इन चारों को मिलाकर आप अगर 110 या उससे ऊपर स्कोर कर रहे हो तो समझ लो कि आप यूपीपी की तैयारी के लिए बहुत अच्छे हो। लेकिन अगर इससे कम है तो आप बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा, आने वाले समय तक आप तैयार हो जाओगे। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे जीएस के, हिंदी के, रीजनिंग के और मैथ के। इसके बाद यूपीएसआई के भी प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप टेस्ट लगाइए और कितना नंबर आता है खुद को ही आके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका नंबर कितना आता है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपीपी का सामान्य ज्ञान का ही पहला पार्ट है। उसके बाद हिंदी, रीजनिंग, जीएस। जीएस तो है ही, ये हिंदी रीजनिंग मैथ को भी अपलोड किया जाएगा। पहले आप आज जीएस का टेस्ट लगाइए और देखिए कितना नंबर आपका आता है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निर्धनता अंतर क्या है? निर्धनता अंतर क्या है? तो ऑप्शंस हैं, निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय के बीच का अंतर है। दूसरा ऑप्शन है, विकसित और विकासशील देशों के बीच का अंतर है। तीसरा ऑप्शन है, धनी और निर्धन के बीच का अंतर है। चौथा ऑप्शन है, विकसित और विकासशील देशों में बुनियादी सुविधाओं के बीच का अंतर है। सोचिए क्या हो सकता है आंसर। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। आप सोच लिए होंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। दरअसल निर्धनता और उस रेखा के नीचे रहने वाले सभी लोगों के वास्तविक आय के बीच का अंतर को निर्धनता अंतर कहा जाता है। यह आय का वह स्तर है जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ है। गरीबी रेखा अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। बढ़ती हुई गरीबी को दर्शाने के लिए इस माप का उपयोग किया जाता है। निर्धनता रेखा एक रेखा बनाई जाती है कि इसके नीचे जो लोग पैसा कमाते हैं उनको गरीब माना जाएगा, इसके ऊपर जो लोग पैसा कमाते हैं इसको उनको अमीर माना जाएगा। जैसे 33 रुपया प्रतिदिन जो कमाते हैं वो गरीब नहीं माने जाते, उनको अमीर की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन 33 रुपए से कम जो कमाते हैं उनको गरीब रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के नीचे रखा जाता है। तो निर्धनता रेखा एक रेखा होती है, उस रेखा के ऊपर जो पैसा कमाते हैं, मतलब उस मान के ऊपर जो पैसा कमाते हैं उनको अमीर माना जाता है, और उसके नीचे जो पैसा कमाते हैं वो गरीब माने जाते हैं। तो कुछ कुछ जगहों पर पैसे के आधार पे निकालते हैं और कुछ जगहों पर कैलोरी के आधार पर कि किनको कितना भोजन मिल रहा है। कुछ जगहों पर कि इतना भोजन मिल जाएगा तो वो अमीर है, अगर इतना भोजन पर डे नहीं मिल रहा है तो वो गरीब है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्देशित नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भारत में निर्देशित नियोजन अपनाया गया था। निर्देशित नियोजन या सांकेतिक योजना एक प्रकार की आर्थिक योजना है जो किसी सरकार द्वारा आर्थिक निष्पादन को बढ़ाने के क्रम में बाजार की अपूर्ण जानकारी और मिश्रित अर्थव्यवस्थाओं के समाधान के लिए एक प्रयास के रूप में किसी सरकार द्वारा लागू किया जाता है। यह केंद्रीकृत आयोजन से भिन्न है। इसमें राज्य का सूक्ष्मता ब्यौरा ब्यौरा होता है और लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, अपितु मोटे तौर पर प्राप्त करने वाले लक्ष्यों को निर्देशित किया जाता है। मतलब बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं होता, मोटे मोटे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो यह किस पंचवर्षीय योजना का था? तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना का था। तो ऑप्शन चौथा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समकालीन नहीं है मानी जाती? कौन सी घटना वायसराय लिटन के समकालीन नहीं मानी जाती? तो यहां पर आप सोच लीजिए कौन सा।
चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है। ये जो बर्मा युद्ध है ये लिटन के समकालीन नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। आप जब वायसराय लिटन का कार्यकाल पढ़ोगे वायसराय के क्रम में जाकर, तो आपको पता चलेगा कि बर्मा युद्ध के समय लिटन नहीं थे। दरअसल 3 बर्मा युद्धों में जो पहला आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था वो हुआ था 1824 से 26 के बीच में, 1824 से 26 के बीच में। और उस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड एमहर्स्ट। और उसके बाद जो दूसरा हुआ था वो 1852 से 53 के बीच में हुआ था, उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। तथा तीसरा जो बर्मा युद्ध हुआ था वो 1885 में हुआ था, और 1885 में आप जानते हो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। तो ये जो बर्मा युद्ध हुए थे इस समय लिटन का समय नहीं था। लिटन का समय कब था? 1876 से 1880 के बीच में थे लॉर्ड लिटन, आप पढ़े होंगे इनका शासनकाल। तो उस समय ये नहीं थे। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर 2 सही होगा। बर्मा युद्ध के समय लॉर्ड लिटन गवर्नर नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इन चारों ऑप्शनों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मुंडा विद्रोह और 1899, बेल्लौर विद्रोह 1806, संथाल विद्रोह 1855, चुआर विद्रोह 1870। सोचिए कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है। दरअसल चुआर विद्रोह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में 1798 से 99 के बीच हुआ था। 1798 से 99 के बीच हुआ था। और यहाँ पर ऑप्शन में कुछ और दिया, 1870 दिया, तो गलत है, याद रखिएगा। और यह एक विस्थापित जमींदारी दुर्जन सिंह ने, यहाँ पर एक विस्थापित जमींदार दुर्जन सिंह ने अपने 1500 अनुयायियों के साथ विद्रोह कर दिया था। और उन्होंने 30 गांवों पर अपना शासन स्थापित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को चुनौती दे दी। स्थानीय भूमिवासियों की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य ने इस विद्रोह का दमन किया था। याद रखिएगा कौन थे, उनका नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी नाम से पूछ लेता है। तो वो थे दुर्जन सिंह। और 1500 अनुयायियों के साथ मिलकर उन्होंने विद्रोह किया था। कब? 1798 से 99 में। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया है? 1870। तो यही चौथा गलत है। पहली बार जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो कभी कभी क्वेश्चन में ही गलती हो जाती है। यहाँ पर पूछ लेगा कौन सा सुमेलित, अगर आप नहीं शब्द भूल गए तो आप गलत कर जाओगे। नहीं कहीं भी पेपर मिले तो पहले आप अंडरलाइन करो, नहीं को दे पकड़ना है। तो यहाँ पर 3 सही है, बाकी ये चौथा गलत है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फौसा मैग्ना। ये चर्चा मतलब कहाँ का है, काफी चर्चा में रहता है। तो फौसा मैग्ना है, एक है, क्या है ये? तो सोचिए, ज्वालामुखी है, वी आकार की घाटी है, दरारी भूमि है, या फिर दरारी घाटी है, क्या है? चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, दरारी भूमि है। दरअसल फौसा मैग्ना जापान का एक विशालकाय दरारी भ्रंश है जो जापान के होंशु द्वीप के सबसे चौड़े भाग के जापान सागर से प्रशांत सागर तक आड़े रूप में आता है। दरअसल जापान जो है, आप देखोगे जापान द्वीपों के रूप में ऐसा फैला है। तो ये ऐसे आड़े रूप में है, इधर प्रशांत महासागर पड़ता है। तो इन्हीं के रूप में ये है फौसा मैग्ना, एक दरारी भूमि है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला देखते हैं। अगला है नंदी पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? दरअसल यूपीपी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ के हैं, कितना भी पढ़ के जाओ समझ में नहीं आता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपको याद होने के, जानने की आदत डालना पड़ेगा, तभी आप जीएस में अच्छा स्कोर कर सकते हो। नहीं तो आप यूपीपी के पेपर में बैठोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जीएस कहाँ से आया है, समझ में ही नहीं आता, कितना भी पढ़ के जाओ। इसलिए आप प्रैक्टिस सेट बार बार करके ही तैयार कर सकते हो। तो नंदी की पहाड़ियां कहाँ हैं, ये देखते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है बिहार, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान। सोचिए नंदी की पहाड़ियां कहाँ हैं। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन 3 सही है, कर्नाटक में है। दरअसल नंदी दुर्ग या नंदी बेट्टा कर्नाटक राज्य के चिक चिकबल्लापुर चिकबल्लापुर शहर के से मात्र 10 किलोमीटर दूर दूर जो है, बेंगलुरु में से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित एक पहाड़ी है। तो ये कर्नाटक में है, आप इतना याद रखिए बस, कहाँ पर है कर्नाटक में, इससे आपको मतलब नहीं है। तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, कर्नाटक में ही है नंदी की पहाड़ियां। चलिए अगला देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है, इसको अंडरलाइन करिए पहले आप, नहीं है। तो ऑप्शन ए है बेगम अख्तर, ऑप्शन बी है मल्लिका पुखराज, ऑप्शन सी है पिनाज मसानी, ऑप्शन डी है हरिभाई वराडकर।
इनमें से कौन गजल गायिका नहीं है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, हरि भाई वराडकर। दरअसल हरि भाई वराडकर भक्ति गीतों के गायक हैं। और अख्तरी बाई फैजाबादी, जिसे बेगम अख्तर भी कहा जाता है, आप इनको फिल्मों में भी कई गाने इनके सुने होंगे, तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गीत के गजल, दादरा और ठुमरी गायक शैली की गायिका मानी जाती हैं। और मल्लिका पुखराज जो हैं ये पाकिस्तान की एक गजल गायिका है। और पनाज मसानी एक भारतीय गजल गायिका है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। और ये जो यहाँ पर आंसर सही है वो हरि भाई वराडकर हैं, जो कि भक्ति गाने गाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, गोल्डन ग्लोब के इतिहास में टेलीविजन ड्रामा का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेता कौन है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप पहले आंसर बताइए इसका। गैरी ओल्डमैन, जेम्स फ्रैंको, अजीज अंसारी, स्टर्लिंग ब्राउन। कौन है? सोच के बताइए आप। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, स्टर्लिंग ब्राउन। दरअसल 8 जनवरी 2018 को स्टर्लिंग ब्राउन ने एनसीबी के ब्रेकआउट हिट शो में रैंडल पियर्सन के रूप में टीवी श्रृंखला और नाटक वर्ग का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और ऐसा जीतने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक चीज याद रखिएगा, गोल्डन ग्लोब अवार्ड फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। दोनों चीजें याद रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा के रूप में कौन जाना जाता है? जोंगखा, खेंगखा, त्यांगलखा, लोहोत्संखा। बताइए कौन सा जाना जाता है भूटान की राष्ट्रीय भाषा? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, चौथा पहला सही है। ऑप्शन पहला सही है, जोंगखा। दरअसल जोंगखा या भूटान साम्राज्य का एकमात्र आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषा है। यह भूटान में 10 लाख लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक चीनी तिब्बती भाषा है। और तिब्बती वर्णमाला का उपयोग जोंगखा लिखने में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जोंगखा यह भूटानी भाषा है, आधिकारिक भाषा है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? सोचिए किसके बराबर होता है। ऑप्शन है घनत्व के, ऑप्शन बी है दूसरा है सापेक्ष ताप का, ऑप्शन तीसरा है परमाणु भार के, ऑप्शन चौथा है परमाणुविकता का। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीन सही है। यहाँ पर ऑप्शन तीन सही है, परमाणु भार के। दरअसल विज्ञान में किसी तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल परमाणु भार के बराबर होता है। तुल्यांकी भार में आप संयोजकता का गुणा कर दोगे तो जो आता है वो परमाणु भार होता है। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक मिनट। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में यहाँ कुछ कथन दिया है, पूछा है कौन सा सही है। पहला है, जल के साथ मिलाने पर जिप्सम बन जाता है। दूसरा है CaSO4 2H2O इसका सूत्र है। तीसरा है, सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कह रहा है इसमें से जिप्सम के लिए कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा सही है। दूसरा ऑप्शन है पहला और तीसरा सही है। तीसरा ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है। चौथा ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। सोचिए कौन सा सही है। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दो सही है, पहला और तीसरा सही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो यहाँ पर दिया है उस ऑप्शन के हिसाब से पहला और तीसरा सही है। दरअसल पहला, यह जल के साथ मिलने पर जिप्सम बनाता है, सही है। तीसरा है सजावट के लिए उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन इसका जो सूत्र होता है, ये जो दिया है ये नहीं होता है। इसका सूत्र होता है 2CaSO4 और इंटू H2O होता है। यहाँ पर सामने 2 होता है, इसमें सामने 2 नहीं दिया है, तो ऑप्शन 2 गलत है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा और तीसरा सही है। दरअसल इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो 2CaSO4 इंटू H2O का निर्माण से बनता है, जिप्सम से किया जाता है। का निर्माण जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को जब 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो सूखे पाउडर के रूप में बदल जाता है। और जब इस पाउडर को जल के साथ मिलाया जाता है तो यह पेस्ट बन जाता है और अंत में ठोस रूप में कठोर हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग
कला के रूप में सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी भी सदस्य को सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी भी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? पहला ऑप्शन है, एक मिनट, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, यदि वह लगातार 60 दिनों तक सदन के सभाओं से अनुपस्थित रहे, मतलब सदन में ना पहुंचे। दूसरा, यदि वह 45 दिनों तक सदन की सभाओं से अनुपस्थित रहे। तीसरा, यदि वह 30 दिनों तक सदन की सभाओं से अनुपस्थित रहे। और चौथा, यदि वह 21 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहे। तो आप बताइए उसे कब आप पदस्थ घोषित कर देंगे, उसकी सीट को रिक्त घोषित करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। अगर कोई सदस्य, कोई सांसद लगातार 60 दिनों तक सदन से अनुपस्थित रहेगा तो उसके सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं। पहला है बजट सत्र, दूसरा है मानसून सत्र तथा तीसरे का नाम आपको बताना है। ऑप्शन है शरद ऋतु सत्र, दूसरा ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन सत्र, तीसरा ऑप्शन है शीतकालीन सत्र, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सोचिए कौन सा सत्र है। चलिए मैं आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर जो तीसरा सत्र होता है उसको बोलते हैं शीतकालीन सत्र। इंपॉर्टेंट है, भारत में जो 3 संसदीय सत्र चलते हैं उसमें एक बजट सत्र होता है, दूसरा मानसून सत्र होता है और तीसरा शीतकालीन सत्र होता है। इसकी बैठक होती है और इस पे विचार विमर्श होते हैं, तो शीतकालीन सत्र बोलते हैं उसको। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यकृत से निकलने वाले पित्त रस का कार्य है? मतलब जो यकृत से पित्त रस निकलता है उसका कार्य क्या होता है? यह अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीयता प्रदान करता है, क्षारी बनाता है। दूसरा है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। तीसरा, वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ता है। तो कौन से ऑप्शन सही है, आपको ऑप्शन बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है, पहला केवल, दूसरा और तीसरा, पहला और तीसरा, या फिर पहला दूसरा तीसरा सभी। तो कौन सा सही है आप सोच के बताइए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दरअसल पित्तरस, एक मिनट, पित्तरस या पित्त एक गहरे हरे भूरे रंग का एक द्रव है। यह यकृत द्वारा बनता है और छोटी आंत में वसा के पाचन में सहायता करता है। यह भोजन की अम्लता को उदासीन उदासीन करता है, जिससे छोटी आंत को आवश्यक क्षारीय स्थिति प्राप्त हो जाती है। इसके अतिरिक्त यह वसा की बड़ी बड़ी गोलियों और छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है ताकि उस पर अग्नाशयिक एंजाइम आसानी से क्रिया कर सके। इस क्रिया को वसा का पायसीकरण भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। यहाँ पर प्रोटीन से इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख किसके उदाहरण हैं, किस अंग के उदाहरण हैं? समधर्मी, विषम रूप, समजात, समरूप, किसके उदाहरण है आप बताइए, सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही होगा, समजात। ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति एवं रचना तो भिन्न होती है किंतु कार्य समान होते हैं, उन्हें समवृत्त या समरूप अंग कहते हैं। यद्यप तितली, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख उड़ने के समान कार्य करते हैं किंतु इनकी उत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हुई है। समरूप अंग समजात अंग के विपरीत होते हैं, जिसके कार्य समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति भिन्न होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन तीसरा सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन द्वारा चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान कोड नाम क्या है? मतलब उभयचर विमान का नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन है कुनलोंग, ऑप्शन दो है सी स्टार, ऑप्शन तीन है लिबेल, ऑप्शन चार है डार्नियर। उभयचर विमान समझते हो, जो जल और स्थल दोनों पर चल सके। तो इसका नाम है ऑप्शन ए कुनलोंग। ये चीन द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा उभयचर विमान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4V विभवांतर के 4 विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 20 कूलाम
आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपका विद्युत से, समझ लीजिए विद्युत से रिलेटेड है। तो अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे, फिजिक्स में आप विद्युत पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से आ सकता है। सोचिए, दरअसल सूत्र होता है, पहले आप आंसर अपना लगा लीजिएगा। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं, आप अपना आंसर लगा लीजिएगा। यहाँ पर सूत्र होता है, किया गया कार्य W बराबर V और Q, मतलब विभवांतर और आवेश। तो यहाँ पर V 4 है और विभवांतर भी, आवेश 20 है। आप गुणा करोगे तो 80 आएगा। अतः यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही होगा। V और Q के हिसाब से ऑप्शन तीसरा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण किसके बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो खाली स्थान दिया है, यहाँ पूछ रहा है किसके बराबर होता है। ऑप्शन पहला है द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर। दूसरा है द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण त्वरण के अनुपात के बराबर। तीसरा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण तथा द्रव्यमान के अनुपात के बराबर। चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सोच के बताइए आप। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। दरअसल आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़े होंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G बराबर m1 इंटू m2 बटे आर स्क्वायर, मतलब उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल, उनके द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण, तो द्रव्यमानों में जो खिंचाव होता है उनके गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही होता है। तो ये इनके गुणनफल के बराबर होता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाली स्थान है, कह रहा है कि शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। मतलब किसकी शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त करते हैं। टार्नेडो के, ज्वालामुखी के, भूकंप के, तड़ित झंझावत के। सोचिए, बहुत सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है, जबकि टार्नेडो चक्रवात है, ज्वालामुखी तो आप जानते ही हो। तो यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं के लिए सुविधाजनक साधन के रूप में उभरा है। क्या उभरा है, आपको बताना है। ई पुस्तक, इंटरनेट, उपग्रह, पब्लिक टेलीफोन बूथ। सोचिए क्या उभरा है। यहाँ पर ऑप्शन दो सही है, इंटरनेट। वैश्विक संचार सूचना बांटने और सेवाओं की सुविधाजनक साधन के रूप में इंटरनेट का ही उपयोग किया जाता है। विश्व में जो संचार है, आप एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो जाते हो, एक देश से दूसरे देश में कनेक्ट हो जाते हो, तो इस सारी सुविधा कौन दे रहा है, इंटरनेट दे रहा है। इंपॉर्टेंट है, बहुत सरल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात न्यूनतम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तमिलनाडु, हरियाणा, केरल, कर्नाटक। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, हरियाणा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राज्य की साक्षरता दर अधिकतम है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल, मिजोरम। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, केरल। केरल की साक्षरता दर सबसे अधिक है। दरअसल 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों में सबसे ज्यादा साक्षरता जो है वो केरल की है, जो है 93.9%, मान के चलो 94%, जो कि अब और हो गई होगी। और इस मामले में सबसे नीचे जो है वो बिहार है। बिहार की साक्षरता 63.8% है, जो कि यूपी से भी कम है। तो याद रखिएगा, भारतीय राज्यों में, राज्यों की बात हो रही, केंद्र शासित प्रदेशों की नहीं, सबसे उच्च साक्षरता किसकी है, केरल की है, याद रखिएगा। और सबसे उच्च लिंगानुपात किसका है, केरल का ही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे निम्न लिंगानुपात किसका है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये ऑप्शन दूसरा क्वेश्चन था, तो ये हरियाणा था। दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा, कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। सोचिए कौन सा विटामिन मदद करता है। ऑप्शन ए है विटामिन B6, विटामिन सी, विटामिन B12, विटामिन ए। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, विटामिन सी। दरअसल कोलेजन एक प्रोटीन है जो एक साथ कोशिकाओं को बांधे रखने के लिए गोंद की तरह काम करता है। यह
हमारे संयोजी ऊतक को में फाइबर का सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला ऊतक है, जो हमारे शरीर को सहारा देता है। कोलेजन के गठन में विटामिन सी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रहिएगा। कोलेजन या फिर अस्थि मज्जा, जो मज्जा होती है, इसके गठन में कौन सा विटामिन यूज होता है? तो विटामिन सी किसमें मिलता है? आंवला, नींबू, खट्टे फलों में मिलता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है स्कर्वी रोग। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, एक मिनट, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सरल है। क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है, जनहित याचिका पीआईएल के मामले में न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में कौन से कथन सही हैं? जनहित याचिका डाली जाती है, अभी बताते हैं उसके बारे में, पहले आप आंसर बताइए। पहला कथन, एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। ये पहला कथन है। दूसरा कथन भी यहीं देख लेते हैं। दूसरा कथन है कि जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में, असाधारण मामलों को छोड़कर, एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता। कह रहा है इनमें से कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है ना तो पहला पी सही है ना तो क्यू सही है। दूसरा ऑप्शन है पी और क्यू दोनों सही हैं। तीसरा ऑप्शन है केवल क्यू सही है। चौथा ऑप्शन है केवल पी सही है। कौन सा सही है, सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दो सही है, पी और क्यू दोनों सही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। दरअसल पीआईएल के बारे में आप जान लीजिए, जनहित याचिका किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मामले पर निर्णय आ चुका है और कोई आदमी बहुत गरीब पक्ष का है, वो दोबारा उसके लिए अर्जी नहीं कर पा रहा है। किसी को लगता है कि हाँ इसके साथ गलत हुआ है, तो वो खुद से पीआईएल दायर करके उसका केस लड़ सकता है। तो ये जन के हित में की गई याचिका को ही जनहित याचिका कहते हैं। पीएन भगवती के समय में शुरू किया गया था, न्यायाधीश थे वो। तो ये जनहित याचिका के बारे में जो दोनों कथन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसी जनहित याचिका पर मूवी आई थी जॉली एलएलबी, आप देखे होंगे। वो जनहित याचिका पर ही आधारित थी। तो आप अगर देखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी पूरी तरह से जनहित याचिका क्या होती है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लेजर का आविष्कार किया? लेजर मतलब लेजर। लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है थियोडोर माइमेन, ऑप्शन बी है दूसरा है डेनिस पेपिन, ऑप्शन तीसरा है विलियम मॉर्टन और ऑप्शन चौथा है फ्रांसिस क्रिक। कह रहा है किसने लेजर का आविष्कार किया था, सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, थियोडोर मैमन। थियोडोर मैमन ने एक अमेरिकी इंजीनियर एवं भौतिक शास्त्री थे ये, और इन्होंने ही वर्किंग लेजर का निर्माण किया था पहली बार। अमेरिका के हैं, याद रखिएगा, इंजीनियर थे, इन्होंने वर्किंग लेजर का निर्माण किया था। इनका नाम क्या है? थियोडोर मैमन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा सस्ता क्वेश्चन है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 मार्च, 18 मार्च, 28 मार्च, 8 अप्रैल। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 8 मार्च। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है, जिसमें महिला को उसकी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक उपलब्धियों को आयोजित किया जाता है। एवं यह दिवस उनके लैंगिक भेदभाव को तेजी से कम करने के लिए भी आयोजित किया जाता है, ताकि महिलाओं के प्रति लोगों का जो लैंगिक भेदभाव है वो कम किया जा सके। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष इन चारों में से एक जगह चक्रानुक्रम होता है। वह हरिद्वार, इलाहाबाद, प्रयाग, नासिक, और चौथा कौन सा है? एक मिनट, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुंभ मेला हर तीसरे वर्ष इन चारों में से एक जगह चक्रानुक्रम में होता है। वह है हरिद्वार, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोलते हैं, नासिक, और ये चौथा स्थान खाली है, वो कौन सा है आपको बताना है। ऑप्शन है बनारस, उज्जैन, बद्रीनाथ, पुष्कर। सोचिए, सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दो सही है, उज्जैन। उज्जैन में भी कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। दरअसल देश में कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष में किया जाता है, जो 4 स्थानों पर किया जाता है। हरिद्वार और
प्रयाग जो कि गंगा यमुना के संगम पर है वहां पर, उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, और नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। तो प्रत्येक 12 वर्ष के चक्रण के अनुसार महाकुंभ मेला का आयोजन होता है 3-3 साल के अंतराल पे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के किनारे, महाकालेश्वर। आप जानते हो महाकालेश्वर उज्जैन में ही है, तो इंपॉर्टेंट है ये भी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, पत्ता, बाह्यदल। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, वर्तिकाग्र। दरअसल आप पुष्प देखे होंगे, एक मिनट, अगर ये पुष्प मान लें ऐसे, तो यहाँ पर ऐसे निकला रहता है, ये होता है वर्तिकाग्र, इसी का प्रयोग करते हैं और इसे बाह्यदल बोलते हैं। पुष्प का जो बाहरी आवरण होता है गोला वाला, जो पंखुड़ियों से बना होता है, उसे बाह्यदल बोलते हैं। उसमें जो निकले होते हैं, आप गुड़हल का फूल देखेंगे तो उसमें भी ऐसा निकला रहता है, इसे ही वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो जो केसर बनता है, इसी से बनता है। केसर विश्व में सर्वाधिक महंगा मसाला है, जो कि क्रोकस सैटिवस नामक पौधे का वर्तिकाग्र है। भारत में इसे जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में उगाया जाता है। बुखार, विषाद और अन्य रोगियों, यकृत एवं प्लीहा में जो वृद्धि हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, उसके उपचार के लिए केसर का उपयोग औषधि के रूप में करते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, आंध्र प्रदेश। दरअसल आज की बात नहीं हो रही है, ये इतिहास को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन, और इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। भारत विश्व में चावल उत्पादन में अपना दूसरा स्थान रखता है, प्रथम स्थान पर चीन है, आप जानते हो। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, हालांकि छत्तीसगढ़ को भी धान का कटोरा कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, वह भारत गणराज्य का उच्चतम असैनिक पुरस्कार है। ऑप्शन दूसरा है, उसे 1954 में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन तीसरा है, इसे केवल उसे केवल भारतीय नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है। और ऑप्शन चौथा है, उसे 1954 से सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और राधा कृष्णन को दिया गया था 1954 में। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है। ये जो दिया है कि उसे केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाता है, ये गलत है, इसे विदेशी नागरिकों को भी दिया गया है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसे कुछ विशेष क्षेत्रों में असाधारण सेवा के लिए या कला, साहित्य एवं विज्ञान क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। यह आवश्यक नहीं कि इसे प्रत्येक वर्ष दिया जाए, पहली बार 1954 में दिया गया था। यद्यपि इसे भारत में जन्मे नागरिकों को ही प्रदान किया जाता है, फिर भी यह सम्मान एक अदेशीकृत नागरिक मदर टेरेसा और दो विदेशी नागरिक पाकिस्तान के अब्दुल गफ्फार खान तथा दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को भी दिया गया है। अतः आप ये कह सकते हो कि यह केवल भारतीयों को नहीं, विदेशियों को भी दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है सही नहीं है। नहीं शब्द आप जरूर अंडरलाइन करके ध्यान रखा करिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है 2003, 2004, 5, 6। सोचिए। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन चौथा सही है, 2006। दरअसल 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक लेखा संबंधी कार्यों एवं पंचायत मित्र योजना की शुरुआत की थी। इस योजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक एक पंचायत मित्र की नियुक्ति की जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन चौथा सही है, 2006 में उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत योजना शुरू की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया था? जब मनरेगा की शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश में लगाना, तो सबसे पहले कितने जिलों में लागू किया गया था मनरेगा? 25, 22, 20, 18। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन
दूसरा सही है, 22 जिलों में। मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य में इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम 2 फरवरी 2006 को 22 जिले में इसका शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी, तो याद रखिएगा। जबकि 1 अप्रैल 2008 में पूरे राज्य में लागू कर दिया गया था। 2008 में पूरे देश में, पूरे राज्य में लागू हुआ था, जबकि पहली बार जब ये 2006 में लागू हुआ था तो उस समय 22 जिलों में लागू था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952, 1953, 1954, 1955। सोचिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब शुरू की गई थी? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन सी सही है, तीसरा सही है। 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना जन कल्याणकारी योजना है तथा भूमि सुधार, हरित क्रांति एवं ग्रामीण विकास से सीधा संबंध रखती है। इंपॉर्टेंट है, 1954 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? शिक्षा, पत्रकारिता, साहित्य, संगीत, किससे है? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दूसरा सही है, पत्रकारिता। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संवाददाताओं को धर्मवीर भारती पुरस्कार से सम्मानित करने का निर्णय किया है, और इस पुरस्कार में 11,000 रुपए नगद राशि दी जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। कासगंज को कासगंज को किस जिले से अलग करके अलग जिला बनाया गया है? कासगंज को किस जिले से अलग करके अलग जिला बनाया गया? ये यूपी विशेष का क्वेश्चन है। अगर आप यूपी विशेष पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। क्वेश्चन था, कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया है? तो ऑप्शन थे फारुखाबाद, इटावा, एटा, आगरा। सोचिए, किससे अलग करके कासगंज को जिला बनाया गया है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तीसरा सही है, एटा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले को ही काट कर ही कासगंज को अलग किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ। सोचिए, आंसर बताइए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन दूसरा सही है, अलीगढ़। दरअसल अलीगढ़ को आगरा मंडल से अलग कर नया मंडल बनाया गया। उत्तर प्रदेश के इस 18 उत्तर प्रदेश के इस 18वें मंडल में 4 जिले अलीगढ़, एटा, हाथरस एवं कासगंज शामिल है। और ऊपर वाला क्वेश्चन, कासगंज और एटा एक दूसरे से अलग हुए थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, राज्य का प्रथम राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जाने कहाँ हेरिटेज जोन सॉरी राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहाँ बनाया गया है? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर, फतेहपुर। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन तीसरा सही है, कानपुर। राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कानपुर में बनाया गया है। राज्य का पहला गंगा हेरिटेज नगर कानपुर नगर में बनाया गया है, जो कि 1 जनवरी 2011 से ही लागू किया गया है। तो ऑप्शन तीसरा सही है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, और ये जीएस का यूपीपी का लास्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है, कहां पर की गई है? आगरा में, इलाहाबाद में, मेरठ में, लखनऊ में। सोचिए कहां पर है? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहां पर ऑप्शन ए सही है, आगरा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना आगरा में की गई है। इसके अतिरिक्त आगरा शहर के विकास को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा महायोजना 2021 भी तैयार की गई है, और इसको नगर योजना एवं विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्राप्त है। इसके अंतर्गत आगरा के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए विभिन्न नगरीय क्रियाओं के लिए 1957 20 एक मिनट 20,016 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जाएगा। तो यहां से यूपीपी का जीएस का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले टर्म पे हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आप तैयारी यूपीपी की कर ही रहे हैं अच्छे से, तो आप थोड़ा और अच्छे से करिए, और
खास करके जीएस पे आप फोकस करिए, क्योंकि यूपीपी में जीएस का क्वेश्चन कहाँ से आता है पता नहीं चलता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस सेट अच्छे से करे रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल भी बताया जाता है। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप उन बच्चों के पास भी शेयर कर दीजिए जो यूपीपी की तैयारी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए।